नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए अगला पार्ट चलेगा राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर के। और आज हम फिर से भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे और हमारे 3 भौतिक प्रदेश अब शेष रह चुके हैं। पहला हमने पश्चिम और उत्तरी प्रदेश के बारे में विस्तार से पढ़ा और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली का भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश और पठारी भौतिक प्रदेश। तो इन तीनों को ही आज की क्लास में हम ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो राजस्थान रीट मेंस का सिलेबस है, तो आप सभी विद्यार्थी इस चीज़ को अपने जहन में लेंगे और बिल्कुल भी अब अपने समय का दुरुपयोग नहीं करें। और समय से पहले ही आप अगर लंबी तैयारी करते हैं तो लंबी तैयारी करने वाला विद्यार्थी ही सिलेक्शन का दावेदार होता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जितने भी हैं वो सब हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऐप का लिंक है और उस ऐप से इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियोस भी आपको एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पर चल रहे हैं। रेगुलर क्लास के साथ बनने वाला विद्यार्थी ही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। और ऐसा स्टडी मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे वो रीट प्री का हो चाहे रीट मेंस का। सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे और नोट्स भी फ्री आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मात्र 21 रुपये का आपसे वैलिडिटी चार्ज लिया जा रहा है। एप्लीकेशन का, कोर्स का कोई भी कीमत नहीं है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं 21 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल आप लोग ये ज़रूर खरीद लीजिए। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में अरावली के पर्वतीय प्रदेश। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है साथियों, उसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। मैंने आपको कल की क्लास में संक्षिप्त रूप में बताया था। तो जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें पिछली नहीं देखी है वो सभी क्लासों को एक बार रिटर्न मारेगा और उसके बाद आप कंटिन्यूटी बनाएंगे। अरावली का युग जो है साथियों वो है हमारा प्री कैम्ब्रियन युग। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। इसकी विशेषता सुनिएगा आप लोग कि अरावली जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित और अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। समकालीन अगर तुलना की जाए तो साथियों ये जो हमारी अरावली पर्वतमाला है ये अल्पेशियन पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर, वहाँ पर जो पर्वतमाला है उसके समकालीन है। उसी के समय, जिस समय पर अल्पेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उसी के समकालीन अरावली पर्वतीय प्रदेश का भी निर्माण हुआ था। और आपको प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में कि अरावली का गर्भगृह कौन सा है या पिता कौन सा है, अरावली का जनक कौन सा है? तो आंसर होगा आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर अरावली का गर्भगृह कहलाता है। अगर हम अरावली की दिशा और विस्तार की बात करते हैं तो साथियों राजस्थान के अंदर अरावली जो है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब की तरफ है। इस तरीके से है, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब की तरफ इसका विस्तार है। और यह बात करें भारत के नक्शे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है और अंत इसका होता है रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली पर, जिस पर हमारा रायसीना की जो पहाड़ी है उसी पर हमारा राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है बताओ? भारत में इसकी शुरुआत है पालनपुर गुजरात से और इसका अंत बिंदु जो है वो रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली में है। और इसी ही रायसीना की पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है ना? अब अरावली जो पर्वतमाला है उसके क्षेत्रीय नाम कौन कौन से हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। हरियाणा में साथियों इस अरावली जो पर्वतमाला है उसको डोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अरावली को राजस्थान में अगर हम स्थानीय भाषा की बात करते हैं राजस्थान में तो इसको आडावल पर्वत भी कहा जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें। और जब आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो फालतू का चैट नहीं करें, एक दूसरे से नहीं बातें करें, केवल वीडियो पर ध्यान दीजिएगा और मेरी बातों को कान में ईयरफोन लगा करके आसानी से सुनिएगा, क्योंकि ये बातचीत आप लोगों को बहुत पीछे धकेल देती है। मैं सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा कि क्लास को मन लगा करके सुनेंगे, बेटर रहेगा। अरावली की अगर हम साथियों कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 930 मीटर है। ठीक है ना? 930 मीटर तो इसकी ऊंचाई है। और टोटल लंबाई जो है इसकी पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली तक वो 692 किलोमीटर लंबी है। अगर हम यही बात करते हैं अरावली राजस्थान में इसका विस्तार कितना है,
ये 550 किलोमीटर लंबी है, 550 किलोमीटर लंबी है। और राजस्थान में सिरोही से लेकर के ये झुंझुनू तक इसका विस्तार है। सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक ये फैली हुई है 550 किलोमीटर के क्षेत्रफल में। चलो लाइक करो एक बार, मज़ा आ रहा है ना। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 2015 में जो एग्ज़ाम लगा था रीट का, उसमें पूछा गया था कि कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत है। अरावली का राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो ये 79.5% है। जैसे हमारी अरावली जो है वो 692 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। तो इसके सापेक्ष में बात करें, टोटल अरावली का 79.5% जो भाग है वो राजस्थान में ही है। समझ में आया। अब बात करते हैं अरावली का महत्व। अरावली जो है राजस्थान में इसका महत्व क्या है, तो अरावली जो है राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। पहला है हमारा मरुस्थलीय भाग और दूसरा है आप गैर मरुस्थलीय भाग। ये मैंने आपको कल के प्रीवियस क्लास में बताया था। अरावली जो है साथियों ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का काम करती है और ये 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जो है राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, मरुस्थल और गैर मरुस्थल भाग। अरावली के अंदर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं जो खनिजों से बिल्कुल संपन्न है। अरावली अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ है। अरावली पर्वतमाला जो है वो अरब सागर से आने वाले मानसूनों को विरोध कर देती है, रोक देती है। इसलिए अरावली पर्वतमाला होने के कारण राजस्थान में अरब सागर से आने वाले मानसूनों से बरसात नहीं होती है। केवल बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों से राजस्थान में ज़्यादातर बरसात होती है। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य भी क्या करती है, अरावली पर्वतमाला करती है और ये रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है। देखिएगा इस तरीके से इसका विस्तार है। इधर हमारा मरुस्थल है, इधर हमारा पूर्वी राजस्थान है। जब अरावली पर्वतमाला यहाँ बीचों बीच में बनी हुई है तो मरुस्थल इधर है, तो इधर से रेगिस्तान को बढ़ने से ये रोक देगी। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। रेगिस्तान मार्च का मतलब रेगिस्तान का बढ़ना, इस कंडीशन को यहाँ पर रोक देगा। आगे बात करते हैं अब अरावली पर्वतमाला की कुछ प्रमुख चोटियां जो एग्जाम में हर बार देखने को मिलती है। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इस ट्रिक को भी आप लोग थोड़ा सा याद करें। 8, 10, 20 चोटियों के नाम आपको याद रखने हैं, उनकी लंबाई और उनकी स्थिति किस जिले में स्थित है वो भी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 1722 मीटर सिरोही जिले में स्थित है। ट्रिक आपको याद रखना है, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, गुरु से दिल जरा अचा। आपको एक ट्रिक ऐसी लगाई जाएगी किसी दिन किसी भी एंटीबायोटिक डोज में, जिसमें आपको लगभग 30 से 40 राजस्थान की प्रमुख जो चोटियाँ हैं अरावली पर्वतमाला की, साथ साथ राजस्थान की जितनी भी चोटियाँ हैं उन सभी का आपको क्रम के अनुसार, ऊंचाई के क्रमानुसार उसका ऑर्डर लिख दिया जाएगा और आपको याद हो जाएंगी। ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है और ये 1722 मीटर सिरोही के अंदर है। दूसरी है हमारी शेर। शेर की ऊंचाई है 597 मीटर और यह भी सिरोही जिले में है। तीसरी है देलवाड़ा चोटी और यह 1442 मीटर है, यह भी सिरोही में है। चौथी हमारी है जरगा और जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर, उदयपुर जिले में। असलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, सिरोही जिले में। आबू चोटी की ऊंचाई है 1295 मीटर, सिरोही जिले में। कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर, राजसमंद जिले में। रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई है 1055 मीटर, सीकर जिले में। और ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई है 1017 मीटर, सिरोही में। और कमलनाथ जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1001 मीटर, उदयपुर जिले में। तो आप सभी को मैंने यहाँ पर निम्न 10 प्रमुख जो चोटियाँ हैं उनके नाम क्रम वाइज बताए हैं, इनको आप लोग ज़रा याद रखें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरावली जो पर्वतमाला है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है 3 भागों में विभाजित कौन कौन से हैं, पहली हमारी दक्षिण अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा है उत्तरी अरावली। अगर हम इन तीनों ही भागों की ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो वो भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है घुमा करके। तो आपको बताना है कि दक्षिणी जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है 1722 मीटर, और यही हमारी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो अरावली का भाग है सबसे ऊंचा वो दक्षिण में है। सिरोही जिले के अंदर सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, दक्षिणी भाग है। उसके बाद जो मध्य भाग है
उसकी जो चोटी है सबसे ऊंची वो है मोराइजी टॉडगढ़ जिसको हम कहते हैं, ये 973 मीटर है और ये अजमेर ज़िले में, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद उत्तरी की बात करते हैं। उत्तरी जो अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ 1055 सीकर ज़िले में। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। तो अरावली जो पर्वतमाला है, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सबसे कम ऊंचाई जो है किस भाग में है, तो वो मध्य भाग में है। याद रखना, अजमेर जिले के अंदर। आगे चलते हैं, कुछ विशेष तथ्य आपको याद रखना है इस अरावली के बारे में, कुछ कथन भी आपको याद रखने हैं। अरावली को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? सभी दुर्गों की सुरक्षा दीवार कहा था। ये कोटेशन उनका याद रखना, ठीक है ना। अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन कहा है। ऊंट की गर्दन, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन कहा है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं, फिर अरावली के इन तीनों ही क्षेत्रों की बात करेंगे। अरावली के जो तीन भाग हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, इन तीनों में कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां, कौन कौन से पठार हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दक्षिणी अरावली है उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा की बात करें वो है सिरोही ज़िले के अंदर। अब सिरोही में क्या क्या चीज़ है? एक तो है गुरु शिखर चोटी, एक उड़िया का पठार है, एक पीपली दर्रा है, नक्की झील है और भाकर है, ठीक है ना। ये भाकर पहाड़ियाँ, तो ये चीज़ें आपकी कहाँ पर हैं? सिरोही ज़िले के अंदर हैं। अगर बात करते हैं, दक्षिणी अरावली को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो सिरोही में ये चीज़ें मिली थी और दूसरा है मेवाड़ अरावली। तो मेवाड़ अरावली जो क्षेत्र है उसके अंदर भौमट और भौराट ये दो पठार हैं। एक ऊपर माल का पठार है, आपने सुना होगा बिजोलिया आंदोलन जो हुआ था, ऊपर माल का पठार वहाँ पे दिया गया था। उसके बाद मैसा का पठार है हमारा चित्तौड़गढ़ में, और लासाड़िया का पठार भी है उदयपुर जिले में। तो ये मेवाड़ अरावली दक्षिणी अरावली के अंदर आते हैं। उसके बाद मध्य अरावली की बात करते हैं, तो मध्य अरावली में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ साथ यहाँ पर मेवाड़ अरावली जो है साथियों, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, पठार और पहाड़ियाँ। अब पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? दक्षिण अरावली में ही देसहरो, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ और गिरवा की पहाड़ियाँ। उसके बाद मध्य अरावली पर नंबर आता है हमारा, और सबसे पहले बात करते हैं मध्य अरावली में एक ज़िला है केवल अजमेर, और यहाँ पर कुछ दर्रे और कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे मोराइजी की चोटी, तारागढ़ और नाग पहाड़ियाँ और दर्रे भी हैं। यहाँ पर कुछ दर्रे आपको बताए जाएंगे। उसके बाद उत्तरी अरावली की बात करते हैं, तो उत्तरी अरावली में एक तो हमारी रघुनाथगढ़ है सीकर के अंदर, उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं हमारी अलवर के अंदर, कांकनवाड़ी का पठार है अलवर के अंदर, बरवाड़ा की चोटी है, बाबाई की चोटी है और मालाखेत और हर्ष की पहाड़ियाँ। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन मैंने अरावली के तीनों भागों के बारे में दिया था। आइए अब हम इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली भाग। दक्षिणी अरावली भाग में सिरोही के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं आपने पढ़ी हैं। अब जिन चीज़ों को आपने पढ़ा उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी जयकारा लगाएंगे जय महाकाल की, और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मज़ा आएगा, बहुत ही शानदार मज़ा आएगा। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि आपने अगर राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल, साथ साथ पर्यावरण, साइकोलॉजी, जितनी भी सब्जेक्ट हैं मैं पूरा सिलेबस करवा के रहूँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गणित वगैरह सब चलेंगे। आप सभी को सपोर्ट करना है और चैनल को इतनी ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाना है कि मैं आप सभी का बिल्कुल जीवन भर तक एहसान और गुण नहीं भूलूं। इसलिए मैं दिन रात पसीने बहा रहा हूं। इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी आपके लिए इतना वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है इतनी गर्मी में। तो आप सभी लोग इतना तो समझते ही हैं कि जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं फ्री के लिए, क्योंकि एजुकेशन की बात करते हैं तो लोगों ने अपना धंधा बना दिया है, और मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से मैं भी अपनी गरीबी में पला बड़ा हूं और साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं, तो आपको भी इसी तरीके से मेरा साथ देकर के अपने लक्ष्य को समय से पहले निर्धारित कर लें। बात करते हैं यहाँ पे दक्षिणी अरावली की साथियों। तो सिरोही के अंदर गुरु शिखर है, आप सभी को पता है 1722 मीटर है, और इसी ही चोटी को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। संतों का शिखर, ये एसटीसी में पूछा गया था, बहुत सामान्य प्रश्न है कि संतों का जो शिखर है वो किस चोटी को कहते हैं। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड का ये कथन था। राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी है और अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर पर दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है। गुरु शिखर पर किसकी है? दत्तात्रेय की तपोस्थली। उसके बाद यहीं पर आता है उड़िया का पठार। साथियों ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है सिरोही जिले के अंदर, और ये 1360 मीटर ऊंचा है। 1360 मीटर ऊंचा है, याद रख लेना। सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, सिरोही में बहुत बार पूछा गया है।
उसके बाद नक्की झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी यही है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील और राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की है। और ऐसा मानते हैं कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। मैंने प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से भी मुझे नोट्स बनाने की कोशिश की थी मैंने, और मैंने उन चीज़ों को डालने की भी कोशिश की है। मैंने एनसीईआरटी, आरबीएसई सारी बुकों को यहाँ पर, एकेडमिक राजस्थान अध्ययन की जितनी भी बुक है उन सभी को यहाँ पर शामिल किया है कि कोई पॉइंट उस टॉपिक से छूट नहीं जाए। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो मैं आगे आने वाले एंटीबायोटिक डोज में आप सभी को और भी बाकी चीज़ें बता दूंगा। सबसे बात करते हैं भाकर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया साथियों। भाकर जो है, सिरोही में तेज ढाल वाली जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको भाकर कहते हैं। सिरोही में तेज ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनको भाकर कहते हैं। उसके बाद पीपली दर्रा, पीपली दर्रा या नाल, दर्रा कह लो चाहे नाल एक ही बात है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार। पीपली दर्रा किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये सिरोही जिले में है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। इसको याद रख लेना, नोट कर लो। आपको दर्रे भी बताए जाएंगे, जितने भी दर्रे हैं राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं पठारों की। इस दक्षिणी अरावली में पठार कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा ऊपर माल का पठार, ठीक है ना, ऊपर माल का पठार। और ये कहाँ से कहाँ तक है? एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका लगातार अब तक। ये भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया के मध्य का क्षेत्र है। भैंसरोडगढ़ आता है चित्तौड़गढ़ में और भीलवाड़ा में आता है बिजोलिया, ठीक है ना। ये बिजोलिया कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा के अंदर। और भैंसरोडगढ़ कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इन दोनों क्षेत्रों के मध्य, इन दोनों जगहों के मध्य का क्षेत्र है भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है साथियों वो ऊपर माल का पठार कहलाता है। और याद रखना, ये जागीरी अशोक परमार को मिली थी। ये जागीरी अशोक परमार को दी गई थी कब? जब बाबर के साथ में युद्ध लड़ा था किसने? राणा सांगा ने। किसने लड़ा था? राणा सांगा ने। जब युद्ध लड़ा था तो राणा सांगा का साथ दिया था अशोक परमार ने। किसने दिया था? अशोक परमार ने। तो अशोक परमार को ये जो ऊपर माल का पठार था ये तोहफे के रूप में दिया था, भेंट किया था। किसने? राणा सांगा ने। आगे हम हिस्ट्री जब क्लास पढ़ाएंगे तो आपको आज राणा सांगा की कहानी चलेगी, ध्यान रखना। उसके बाद आता है भोराट का पठार। भोराट का पठार है साथियों, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में जो उपजाऊ भूमि युक्त पठार है वही हमारा भोराट का पठार कहलाता है। दूसरा है भौमट का पठार। दोनों में डिफरेंट समझ लीजिएगा, एक तो है बोराट का पठार और दूसरा है भौमट का पठार। भौमट का पठार साथियों ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन 4 जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद अगला है मैसा का पठार। ये चित्तौड़गढ़ जिले में है और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है साथियों वो इसी पठार पर बना हुआ है। और इसकी आकृति कैसी है? टोपी नुमा इसकी आकृति है। कैसी है? टोपी नुमा। उसके बाद लाशाड़िया का पठार जो साथियों उदयपुर जिले में है और राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है। राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है। और अगला पठार आता हमारा मानदेशरा का पठार, यह भी चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो चित्तौड़गढ़ में 2 पठार हो गए, एक तो मानदेशरा का और दूसरा आपको याद रखना है मैसा का पठार। अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, दिल से एक बार लाइक कीजिएगा। अब पहाड़ियाँ आती हैं हमारी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में। कौन कौन सी पहाड़ियाँ आपको याद रखना है? पहली है गिरवा की पहाड़ियाँ। साथियों उदयपुर जिले के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती हैं। उदयपुर जिले में पाई जाती है तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद देसहरो, रागा बे जरगा के मध्य में जो हरा भरा क्षेत्र है वो देसहरो कहलाता है। तो ये उदयपुर में पड़ता है साथियों। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। और कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद जिले में कुकरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये हमारी कहानी यहाँ तक होती है। उसके बाद मध्य अरावली पर आते हैं। अभी अरावली अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो ये समझ लो आपको बहुत कुछ याद आ गया। मध्य अरावली का क्षेत्र साथियों अजमेर जिले में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़ है, 933 मीटर। कौन सी है? मोराइजी या टोडगढ़ कह सकते हैं, 933 मीटर। और अजमेर की अगर दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो 873 मीटर है। कौन सी? तारागढ़। और इसी तारागढ़ पहाड़ी पर, चोटी पर तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ जिसको बिठली पहाड़ी या गढ़ बिठली दुर्ग भी कहा जाता है, बिठली पहाड़ी पर बने होने के कारण, इसलिए इसको गढ़ बिठली दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण साथियों अजयराज चौहान ने करवाया था। हमें हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको। तारागढ़ को कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना की कुंजी कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? तारागढ़ दुर्ग को राजपूताना की कुंजी कहा है।
और ये स्टेटमेंट सब याद रखने हैं आपको। राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं साथियों। तारागढ़ अजमेर वाला, एक तारागढ़ बूंदी में भी है, याद रखना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तारागढ़ अजमेर गढ़बीटली दुर्ग की, और इसी को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। और ये कथन किसने कहा था? बिशप हेबर ने कहा था। बिशप हेबर ने कहा था। अब यहाँ पर मध्य अरावली में दो दर्रे भी आपको याद रखने हैं, मुख्य रूप से दो हैं, बाकी के बहुत होंगे। दर्रा है एक तो सुरा घाट और दूसरा है शिवपुरी घाट। कौन सा है? सुरा घाट और शिवपुरी घाट। उसके बाद आता है मध्य उत्तर अरावली। उत्तरी अरावली जो है क्षेत्र, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा, रघुनाथगढ़ इसमें आता है, सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है। कांकनवाड़ी का पठार भी अलवर में है। प्रश्न सीधा ही पूछा जाएगा कि कांकनवाड़ी का पठार किस जिले में स्थित है, आप चकरा जाओगे अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये अलवर जिले में है। बताएंगे आप लोग बरवाड़ा की चोटी। बरवाड़ा की चोटी साथियों जयपुर जिले में है, बरवाड़ा की चोटी, और ये 786 मीटर है। उसके बाद बाबाई की चोटी है झुंझुनू में, 780 मीटर है। और बैराट की जो चोटी है ये जयपुर जिले में है, 704 मीटर ऊंची है। तो ये चोटियाँ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद मालाखेत की पहाड़ियाँ साथियों, मालाखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर में। हर्ष पर्वत कहाँ पर है? सीकर में। और तोराभट्टी की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है? सीकर में। अब हम कुछ अरावली के दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं, और दर्रा एग्जाम में आता ही आता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो उदयपुर जिले के अंतर्गत आपको 4 दर्रे याद रखने। कौन से? देखो, एक तो फुलवारी की नाल, दूसरा है देवारी की नाल, हाथी दर्रा और केवड़ा की नाल। ये 4 दर्रे आपको उदयपुर में याद रखने हैं। पहला फुलवारी की नाल, देवारी की नाल, हाथी दर्रा और केवड़ा की नाल, ये 4 दर्रे आपको याद रखने उदयपुर जिले में स्थित हैं। उसके बाद बात करते हैं, राजसमंद में भी 3 दर्रे हैं। एक तो है गौरम घाट, दूसरा है कामली घाट, और तीसरा है जीरावल की नाल। ये दर्रे हैं, याद रखना, इनको भूलना नहीं है। उसके बाद पाली जिले की बात करते हैं, तो पाली में मुख्यतः 3 दर्रे मैंने लिए हैं। एक तो है बरदर्रा, दूसरा है देशुरी की नाल, और तीसरा है सोमेश्वर की नाल। ठीक है ना, ये तीनों दर्रे आपको याद रखने हैं। सिरोही जिले में 2 दर्रे आपको याद रखने, पीपली दर्रा और एक दूसरा है बोराग दर्रा। ठीक है ना। और अजमेर जिले में आपको मैंने बता दिया सुरा घाट और शिवपुरी घाट। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब ये दोनों पार्ट छोटे छोटे हैं, अरावली ही सबसे बड़ा था, अरावली और पश्चिमी उत्तरी प्रदेश। अगर आपने इन दोनों को पढ़ लिया तो प्रश्न यहीं से ज़्यादातर बनता है। चलेगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं आज। तो पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है साथियों, उसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पहला है चंबल बेसिन क्षेत्र, दूसरा माही बेसिन क्षेत्र, और तीसरा है बनास बेसिन क्षेत्र। चंबल बेसिन क्षेत्र में बीहड़ और डांग क्षेत्र आता है, जबकि माही बेसिन क्षेत्र में एक तो छप्पन का मैदान, बागड़ क्षेत्र, काठल प्रदेश और मेवल प्रदेश, ये 4 चीज़ें आती हैं। और बनास बेसिन में पीडमांट का मैदान, एग्जाम में पूछा भी गया था अभी हाल ही में सीईटी में, और खेराड़ माल खेराड़ का क्षेत्र और मेवाड़ मैदान आता है। तो अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरा विस्तार से। सबसे पहले आता है चंबल बेसिन क्षेत्र। पूर्वी मैदानी भाग का प्रदेश है चंबल बेसिन क्षेत्र। तो इसमें बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ होते हैं साथियों, बीहड़ की बात करें तो बीहड़ का स्थानीय नाम है खादर। बीहड़ का स्थानीय नाम खादर है, जो चंबल नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन से कंदरा युक्त बीहड़ भूमि कहलाती है। चंबल नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन किया जाता है, तो यहाँ की जो भूमि है उसमें बीहड़ बन जाते हैं। और ये हाल ही में सीईटी में भी पूछा गया था और रीट में भी आया है। बीहड़ का पहाड़ी भाग साथियों डांग कहलाता है। बीहड़ का पहाड़ी भाग क्या है? डांग कहलाता है। हम बात करते हैं नोट में, तो डांग की रानी कौन सी है? करौली है, याद रखना है आपको। और डांग का राजा आपको पता होना चाहिए, डांग का राजा है धौलपुर। ये दोनों याद रख लेना। मेरा जो जिला है वो करौली है और वो डांग की रानी है। सर्वाधिक बीहड़ की बात करते हैं तो धौलपुर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 2800 किलोमीटर स्क्वायर पर ये बीहड़ क्षेत्र फैला हुआ है। समझ में आया? उसके बाद नवीनतम जो नवीन जलोढ़ बीहड़ भूमि है उसको हम खादर कहते हैं। नवीनतम जलोढ़ तो कहलाते हैं हमारे, नवीनतम जलोढ़ बीहड़ भूमि खादर है, जबकि प्राचीनतम जलोढ़ बीहड़ भूमि बागर कहलाती है। खादर और बागर दोनों में अंतर समझ लेना।
नवीन होंगे खादर और प्राचीन होंगे बागर। केंद्र सरकार के द्वारा कंदरा युक्त भूमि को कम करने के लिए 1989 में कंदरा विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था। प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया है कि कंदरा विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1989 में की गई थी, आप सभी को याद रखना है। और ये राज्य सरकार के द्वारा डांग प्रोजेक्ट योजना भी चलाई गई थी इसके लिए 2004 में। और ये जो दोनों योजनाएं चलाई गई थी ये राजस्थान के 8 जिलों में चलाई गई थी, जिसमें 2 संभाग शामिल हैं, एक तो कोटा और एक भरतपुर। कोटा और भरतपुर, ठीक है ना। कोटा ज़िले में, कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, ठीक है ना, और भरतपुर संभाग में भी 4 जिले आते हैं। अब आप सभी को मैंने जो संभागीय व्यवस्था बताई थी उस समय पर आपको पढ़ाया था कोटा में कौन कौन से जिले आते हैं और भरतपुर में कौन कौन से आते हैं। दूसरा क्षेत्र इसका माही बेसिन क्षेत्र। माही बेसिन क्षेत्र में आते हैं एक तो काठल, काठल प्रदेश साथियों प्रतापगढ़ में आता है, और ये माही नदी का तटवर्ती क्षेत्र है जो काठल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है, माही नदी का तटवर्ती मैदान क्या कहलाता है? काठल कहलाता है। उसके बाद 56 का मैदान है बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ के मध्य में 56 गांवों की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? 56 का मैदान कहलाती है। याद रखेंगे 56 बेसिन क्षेत्र है वो बांसवाड़ा के अंदर है। इन सब में अंतर आप लोग समझ लिए। 56 का मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों की उपजाऊ भूमि, जबकि 56 बेसिन क्षेत्र अपना कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद बागड़ आता है। बागड़ है हमारा साथियों बांसवाड़ा में डूंगरपुर के मध्य में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं बागड़। मेवल क्या है? डूंगरपुर में बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, डूंगरपुर में बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है मेवल। उसके बाद बनास बेसिन क्षेत्र है। बनास बेसिन क्षेत्र में क्या क्या आते हैं वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहला है पीटमांड का मैदान। पीटमांड ये पूछा गया है एग्जाम में। देवगढ़ में बनास नदी के द्वारा निर्मित मैदान, ये देवगढ़ आता साथियों राजसमंद जिले में। उसके बाद माल खेराड़ या खेराड़ जो प्रदेश है ये आता है जहाजपुर से लेकर के मालपुरा के मध्य का क्षेत्र। जहाजपुर हमारा भीलवाड़ा में पड़ता है, मालपुरा टोंक के अंदर पड़ता है, तो जहाजपुर से लेकर के मालपुरा के बीच का जो क्षेत्र है वो माल खिराड़ कहलाता है। समझ में आ गया। उसके बाद मेवाड़ मैदान क्षेत्र, तो ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा जो क्षेत्र है इसके बीच का क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, और यहाँ पर मक्का की 2 किस्म आपको याद रखनी है, माही धवल और माही कंचन। माही धवल और माही कंचन, ठीक है ना। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंतिम हमारा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का नंबर आता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला है हमारा मालवा का पठार और दूसरा है विंध्यन कगार भूमि। मालवा के पठार की बात करते हैं तो ये इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था, और इसको अनेक नामों से जानते हैं, जैसे लावा का पठार भी कहते हैं, इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। मालवा के पठार को लावा का पठार और हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। विंध्यन कगार भूमि जो है साथियों ये विंध्यन पर्वत का भाग है, विंध्याचल जो पर्वत है उसका भाग है, और यहाँ पर बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न कि यहाँ पर किस प्रकार के पत्थर की किस्म पाई जाती है, तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये विंध्यन कगार भूमि है। आप कुछ विशेष तथ्य आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि बूंदी के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ मिलती है बूंदी के अंदर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर बात करते हैं बूंदी की तो वो है संतूर 353 मीटर ऊंची। यहाँ पर 3 दर्रे भी आपको याद रखने हैं, एक तो जैतबास दर्रा, दूसरा रामगढ़ दर्रा, तीसरा लाखीरी दर्रा। जैतबास, रामगढ़ और लाखीरी ये तीनों ही दर्रे बूंदी में स्थित है। प्रश्न यहाँ से भी सीधा सीधा पूछा जाता है कि आडाबल का पठार कहाँ पर स्थित है, तो ये बूंदी में है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि गांधार उच्च भूमि किस जिले में स्थित है। गांधार उच्च भूमि का क्षेत्र किस जिले में है? झालावाड़ के अंदर। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बारा, बूंदी और कोटा, ये 3 जिलों के अंदर स्थित है। तो आप सभी को आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, एक बार जितने भी विद्यार्थी हैं वीडियो समाप्त होने के पश्चात में आप लोग कमेंट कर देंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी विद्यार्थी आप रेगुलर समय पर जुड़िएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको एक लिंक दिया जाएगा एप्लीकेशन का, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हैं, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप, वहाँ मात्र 21 रुपये पे करके आप लोग इन सभी नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आपका रीट मेंस हो चाहे रीट प्री, दोनों का सिलेबस अलग अलग दिया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये क्लासेज होंगी जैसे जैसे वीडियो
पर मैं पढ़ाता जाऊंगा, आपको समय समय पर सभी के नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। 3 से लेकर के 6 महीने के बीच में दोनों आपके पेपर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।